यहाँ से ये कह करके ले गए थे कि जो है आपको चलना है अमीनाबाद थाने। लेकिन जब गाड़ी में बिठाला तो बजाय अमीनाबाद थाने, गाड़ी का पैदल का रास्ता अमीनाबाद थाने का हमारे यहाँ, लेकिन गाड़ी पर बिठाला तो उसी वक्त मैं समझ पा गया कि जो है अमीनाबाद थाने नहीं जाना, कहीं और ही जाना, या तो एनआईए के लोग होंगे या एटीएस के लोग होंगे। मैं दोनों में कंफ्यूज था। लेकिन जब गाड़ी चली है और जैसे पहुंची है केकेसी, उसी वक्त मैं समझ गया कि जो है ये जाना है अब एटीएस ऑफिस, एटीएस हेडक्वार्टर, और एटीएस के ही लोग हैं। और ये शक मेरा दूर हो गया जब मैं एटीएस के आलमबाग की तरफ पहुंचा। और वहाँ पहुंचने के बाद में जो पूछताछ शुरू हुई, पहले नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कितने भाई बहन हैं, आपके पिता कितने भाई बहन थे, आपकी माँ कितने भाई बहन थे, सबका नाम, पता, आपके मामा के कितने लड़के लड़कियाँ थीं, आपके मामा कितने भाई थे, आपके पिताजी कितने भाई थे, उनके कितने लड़के लड़कियाँ हैं। तो ये सारी तरह की सवाल, या आपके पत्नी कौन है, ये सारे सवाल करने के बाद में फिर और सारे सवाल शुरू कर दिए। पीएफआई से आपका संबंध कब से है? तो मैंने तो सीधा सा कहा, भाई पीएफआई से मेरा कोई संबंध रहा ही नहीं है, तो कब से क्या बता दूं मैं? कोई संबंध रहा होता तो बताता। अलबत्ता मैं उनके एक पब्लिक मीटिंग में गया था 2011-12 में, उसके अलावा मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, पीएफआई के वसीम मेरे पास आते थे, जैसे और संगठनों के लोग आते हैं मेरे पास, उसी तरह से वो भी आते थे और बैठ कर के बातचीत होती थी। फिर पीएफआई से कब जुड़े, कैसे जुड़े? तो मैंने कहा पीएफआई से जुड़ने का मेरा कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो रिहाई मंच एक संगठन चलाता हूँ, तो मैं अगर जोड़ना होगा तो अपने साथ लोगों को जोड़ूंगा। रिहाई मंच से क्यों जुड़ूंगा मैं खुद? तो मैं रिहाई मंच का ही हूँ, जो लोगों को जोड़ता हूँ तो रिहाई मंच से ही जोड़ता हूँ, पीएफआई से नहीं जोड़ता हूँ, न जुड़ा हूँ। दूसरी बात, मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, शुरू ही से सोशलिस्ट आंदोलन में रहा हूँ। जब इंटर मैंने पास किया तभी सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बना। सोशलिस्ट पार्टी नौजवान जो संगठन था, समाजवादी युवजन सभा, उस वक्त मैं उसका सदस्य बना और लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसका सेक्रेटरी रहा। जब से लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया तब से लेकर के और जब तक छोड़ा तब तक। ये सारी बातें कहने के बाद फिर जो है मैंने कहा, इस वक्त भी मैं, चूँकि मुझे कोई फ़ायदा किसी से उठाना नहीं था, इसलिए मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं। और आज भी जो हमारे सच्चर साहब ने, राजेंद्र सच्चर साहब ने सोशलिस्ट पार्टी इंडिया पार्टी बनाई थी, तो उसे जुड़ा हूँ। और मैं इस वक्त उसका राष्ट्रीय संसदीय राष्ट्रीय क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ। और मेरे ही सिग्नेचर से लोगों को टिकट दिए जाते हैं। तो मैं अगर किसी को जोड़ना होगा तो या तो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से जोड़ूंगा या रिहाई मंच से जोड़ूंगा। दूसरी पार्टियों से या दूसरे संगठनों से जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये बात हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है रिहाई मंच से आप नौजवानों को जोड़ करके उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने रिहाई मंच से जोड़ करके भविष्य नहीं बर्बाद किया है किसी का। देश को बनाने के लिए मैंने अपना जवानी में भविष्य बर्बाद किया, और आज भी देश को बनाने के लिए ही मैं जवानों को रिहाई मंच से जोड़ रहा हूँ। देश का भविष्य बनेगा तो नौजवानों का भी भविष्य बनेगा। तो इस तरह के सवाल हुए। फिर ये पूछा गया कि आप कौन से मुसलमान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं? तो मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, फिर भी मैंने कहा सुन्नी हूँ। तो अभी तो आप कह रहे थे कि मैं मुसलमान हूँ, शिया सुन्नी नहीं हूँ। तो मैंने कहा जब आप इतना ज़ोर दे करके पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ। वैसे अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि अकबर का मज़हब क्या पूछती हो मुन्नी, शियों में शिया सुन्नियों में सुन्नी। तो मैं वही मुसलमान हूँ। फिर मौलवियों से क्या आपके संबंध हैं? मौलवी आप क्या करते हैं, चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं? मैंने कहा मौलवी इतना पसंद करते हैं कि एक शायर ने कहा है
जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर समझता है मुसलमान हूँ मैं। तो ये मौलवी मुझे काफिर समझता है और आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ। तो मैं दोनों के बीच में फंसा हूँ, मैं अपने को क्या बताऊँ कि कौन हूँ। फिर इस तरह के सवाल हुए। फिर कहा रिहाई मंच आंदोलन चला करके क्या एयरपोर्ट नहीं बनने देगा? एयरपोर्ट तो बनेगा ही, रिहाई मंच के आंदोलन से क्या चले होगा? तो मैंने कहा ये वक्त तय करेगा, हमारा तो काम है कि हम लोगों को राहत पहुंचाएं। वहाँ पर लोगों की ज़मीनें जा रही हैं और लोगों के मकान जा रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, उनकी रोज़ी रोटी छीनी जा रही है, इसलिए वो आंदोलन चलाया जा रहा है और वक्त बताएगा कि क्या होता है। तो वो कौन चला रहा है? मैंने कहा राजीव यादव चला रहे हैं और आप जानते ही होंगे। तो कौन है राजीव यादव? मैंने कहा पार्टी के हमारे रिहाई मंच के जनरल सेक्रेटरी हैं और वही इस आंदोलन को चला रहे हैं पूरी तरह से। और सारे आंदोलन में रिहाई मंच के राजीव यादव आगे आगे रहते रहे हैं। और पहले कितने लोग थे, अब कितने लोग हैं? मैंने कहा बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमने जब शुरू किया था तो 10-12 लोगों के साथ शुरू किया था और उसमें कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, कुछ कहीं चले गए, कुछ कहीं चले गए, लेकिन राजीव यादव आज भी सक्रिय हैं रिहाई मंच में और वही एक तरह से इस रिहाई मंच को चला रहे हैं। ये सारी बातें होती रहीं। और फिर कहा कि जो है वो आप ये कैसे समझते हैं कि जो है एटीएस फर्जी मुकदमों में फंसाता है लोगों को? तो मैंने इसके जवाब में सिर्फ इतना कहा कि भाई जिस मुकदमे में एटीएस ने फंसाया था मुस्लिम नौजवानों को, उन मुकदमों में वो बरी हुए और एटीएस को ये सबूत नहीं पेश कर सकी कोर्ट में, तो मैं क्या कहूँगा फर्जी मुकदमे हैं या नहीं? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्जी मुकदमों में फंसाती है एटीएस। और इसके अलावा जो ये कचहरी का ब्लास्ट था उसमें भी यही हुआ, वकीलों से मेरे ऊपर हमला करवाया पुलिस ने। तो ये सारी बातें मैंने बताई और इसके अलावा बहुत सारी बातें हुई हैं, एक एक करके मुझे हर वक्त याद नहीं रह जाता क्या क्या बातें हुई और क्या क्या बातें मैंने बताई, लेकिन इस तरह की बातें हुई और ये बताई मैंने। जिन लड़कों को हमने आतंकवाद के नाम पे जो पकड़े गए थे उनको छुड़ाया, उनके बारे में, केसेस के बारे में? उनके बारे में मैंने कहा कि भाई देखिए कचहरी ब्लास्ट में 2 लोग तो एक आदमी तो 2 लोग बरी हुए, एक को आपने ही बरी करा दिया 169 CRPC की रिपोर्ट दे करके एटीएस के लोगों ने, और दूसरा जो है लखनऊ ब्लास्ट में कचहरी ब्लास्ट के मुकदमे में वो डिस्चार्ज हुआ था और फैज़ाबाद वाले मुकदमे में वो बरी हो गया, जिसका नाम है सज्जादुर रहमान। तो इस पर एग्री हुए वो लोग और सर अपना हिलाया कि हाँ ये सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा सिर्फ सज़ा 2 ही लोगों को हुई है, एक तारिक कासमी को, एक खालिद मुजाहिद को, बाकी तो सब बरी हुए। और जहाँ तक और मुकदमों की बात है तो उसमें बाबू भाई जिसका नाम लिया जाता है वो बरी हुआ। उस मुकदमे में बंगाल के बहुत सारे लोगों को फंसाया गया था, एक लड़का बिजनौर का फंसाया गया था, एक शामली का फंसाया गया था, ये सबके सब बरी हो गए। तो मैं क्या कहूँ? मैं तो यही कहूँगा कि आप फर्जी फंसाते हैं, फर्जी मुकदमे कायम करते हैं और जेल में डालते हैं। CA NRC जो आंदोलन हुए थे, CA NRC के बारे में भी सवाल किया तो मैंने कहा कि भाई देखिए वो उन्होंने कहा कि तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ था और मुसलमानों के ही लिए लड़े आप। तो मैंने कहा गलत है, ये कानून तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, इस देश के नागरिकों के ख़िलाफ़ था और इसको NRC ने जो है साबित कर दिया आसाम में कि जहाँ पर मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं की ज़्यादा नागरिकता गई है। 14 लाख में 5 लाख जो है फिर मुसलमानों की नागरिकता गई और बाकी 9 लाख हिंदुओं की गई है नागरिकता। तो वहाँ तो साबित हो गया कि मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू से ज़्यादा परेशान होता। इस गिरफ्तारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी पर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि एक तो इस वक्त चल रहा है कर्नाटक में चुनाव,
विधानसभा का। तो वहाँ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये गिरफ्तारी की गई। पहला मकसद तो ये था। दूसरा मकसद ये है कि हमारे जैसे लोगों को गिरफ्तार करके, जो वकील हैं और एक प्रभावशाली सोशल एक्टिविस्ट है, तो उसको गिरफ्तार करके मुसलमानों में दहशत पैदा करना था कि जब ऐसे वकील और सोशल एक्टिविस्ट को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। मुसलमान डरे और डर करके ही रहे। इस गिरफ्तारी को आप क्या मानते हैं, लीगल कि इनलीगल? ये पूरी तरह से इलीगल था और जो है इसीलिए हमारी जो है एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की गई थी, लेकिन जब रात में ये छोड़ गए तो उस हेबियस कॉर्पस की पिटीशन को वापस ले लिया गया। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं? कितने लोग और आपके साथ थे जिनको क्या उनको मैं पकड़े? इतना ही कहूँगा कि इस तरह से डराने की कोशिशें ATF, NIA, STF सब करेंगे। ये क्या नाम है, जो पुलिस है, यूपी पुलिस, ये सब की सब इस तरह की कोशिशें करेंगी और इनकी इन कोशिशों से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मजबूती से के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। मैं तो बीमार था, मुझे से बीमार को उठा करके ले गए, लेकिन जब से मैं वहाँ से आया हूँ लौट करके, तो मुझमें और भी ताकत लड़ने की पैदा हो गई है। और आज सुबह से लेकर के, मैं वैसे घर में लेट जाया करता था, लेकिन आज सुबह से लेकर के अभी तक बैठा हुआ हूँ और बातें कर रहा हूँ। आपको कुछ इसका मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई टार्चर नहीं लग रहा है? नहीं, टार्चर देखिए, ये तो टार्चर करना मकसद था, उठाने का मकसद ही टार्चर करना था। हालांकि वहाँ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन उठाना ही अपने आप में टार्चर करना था। तो हम तो इसे इलीगल गिरफ्तारी कहेंगे और इसका मकसद टार्चर करना ही रहा था। आपसे किसी अन्य लोगों के बारे में कुछ वीडियो, मुझसे- फोटो या फिर? मुझसे एक वीडियो दिखाई गई थी और एक फ़ोटो दिखा करके पूछा गया था कि ये वीडियो जिसमें आप पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कब की है? तो मैंने कहा ये आजमगढ़ में जब लोगों की टांगें तोड़ी जा रही थी, तो उन्होंने खुद ही कहा वो जो टांग घुटने पर फायर करके किया जा रहा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल वही बात है, उस वक्त का वीडियो है। और ये जो फ़ोटो आप दिखा रहे हैं, जो सम्मेलन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सम्मेलन या प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने राजीव यादव को आजमगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, उनके चुनाव में उनके समर्थन के लिए हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसमें डॉक्टर अयूब हैं, भरत गांधी हैं, PC कुरील हैं, ये तमाम लोग थे और सबने समर्थन दिया था।